आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 26, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू हरगौरी सिंह राज पारबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। बेतार का खबर। सुमरतिदास सबों को कहता है, देखो देखो, कायस्थ के जूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है। तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राज पारबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा, थूक फेंक कर चाटना आदमी का काम नहीं। तहसीलदारी में अब क्या मजा है? अब तो ये सूखी हड्डी है। वास्तव में अब तहसीलदारी में कोई मजा नहीं रह गया है। जमाना बदल गया है। तहसीलदार साहब के बाप देवनाथ मल्लिक सिर्फ 5 रुपये माहवारी पर बहाल हुए थे, लेकिन ऊपरी आमदनी 3 साल बीतते बीतते 80-90 बीघे धनहर जमीन के मालिक बन गए थे। धनहर यानी धान की खेती वाली। आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है, और तहसीलदारी रोब का क्या पूछना। तहसीलदार के खेत में मजदूरी करने वालों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। राज पारबंगा के राजा तो तिरहुत में रहते थे, उन्हें किसी ने कभी देखा भी नहीं। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मल्लिक ही थे। उस समय कटिहार शहर ठिकाने से बसा भी नहीं था। बूढ़े तहसीलदार साहब अपने सलीम शाही जूतों के तल्ले में ही कांटियां पुरैनिया से ठुकवाकर मंगवाते थे, और 3 महीने में ही कांटियां झड़ जाती थीं। सुनते हैं वे बोलते बहुत कम थे, कान से कुछ कम सुनते थे, और जब बोलते थे तो मारो साले को 10 जूता। कमला नदी के बगल में जो गड्ढा है, उसी में जौंक पाल कर रखा था। जिसने तहरीर तलबाना या नजराना देने में देर की, उसे गड्ढे में 4 घंटे तक खड़ा करवा दिया। पांव के अंगूठे से लेकर जांग तक मोटे मोटे जौंक घुंघरू की तरह लटक जाते थे। वो जमाना तो बूढ़े तहसीलदार के साथ ही चला गया। जब नीलकाठी के साहबों के भी जुल्म से ऊबकर जगह जगह किसानों ने बलवा करना शुरू किया, तो जमींदारों ने अपने तहसीलदार और पटवारियों को गुप्त रूप से हिदायत दी, ज्यादा जोर जुल्म मत करो। विश्वनाथ बाबू ने भी अच्छी तरह ही निभाया। रैयतों पर विशेष जोर जुल्म करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनके पूर्वजों ने रैयतों के दिल और दिमाग पर तहसीलदार की ऐसी धाक जमा रखी थी कि उन्हें विशेष कुछ करना नहीं पड़ता था। कहावत मशहूर थी, जमदूत थोड़ा मोहलत भी दे सकता है, पर तहसीलदार नहीं। हर बार तमादी के पहले जनरल मैनेजर डफ साहब का खीमा आता था। खीमा आने के पहले ही बगैर जोत जमीन वाले आदमी भी गांव छोड़कर नेपाल के जिले मोरंग भग जाते थे। कोठी के बगीचे में 50 छोटे बड़े तंबू और शामियाने तान दिए जाते थे। 50 सिपाही, 4 हाथी, मोटर गाड़ी, खानसामा, बावर्ची, नाई और धोबी 5 गांव की बैलगाड़ियों पर खीमे के सामान लद कर आते थे। इलाके भर के बदमाश और टेढ़े लोगों की फेहरिस्त तहसीलदार पहले ही बनाकर रखते थे। सुमृतदास मोटे आसामियों को चुपचाप एकांत में ले जाकर खबर सुना देता था, तुम्हारा नाम तो फेहरिस्त में सबसे ऊपर है। हैं? सबसे ऊपर? सुनने वालों पर मानो वज्र गिर पड़ता था। जैसे भी हो, नाम तो कटाना ही होगा। फेहरिस्त बनाने के समय तहसीलदार साहब सुमृतदास की भी राय लेते थे। सुमृतदास साल भर की घटना याद करते हुए लिखाता था, हाँ, अनंत पर्व के दिन रंजीत दूध लाने के लिए गया था, तो गुअर टोली के सतकौड़ी ने झूठ बोलकर बर्तन वापस कर दिया था। भैंस सूख गई। कुंजर टोली के फरजंद मियाँ ने करेला नहीं दिया था। तहसीलदार साहब ऐसे लोगों के नाम याद करते जिन्होंने राज के मुकदमों में गवाही देने से इनकार किया। दाखिल खारिज करवाकर
तहसीलदार का नजराना हड़प किया। किन लोगों को पैसे की गर्मी हो गई है, कौन राह चलते ऐंठ कर चलते हैं, और पंचायत में उनके सिपाहियों के विरुद्ध किन लोगों ने गवाहियां दी थीं। डफ साहब खजाना वसूली से ज्यादा महत्व देते थे राज के रौब को। राज का रौब ही असल चीज है। उनका कहना था, हमारा स्टेट में एक भी बदमाश को हम नहीं देखने मांगता। तुम हमारा तहसीलदार को झूठा बोला, हमारा अमला झूठा, तुम शाला का बच्चा सच्चा। चैंटरू मांडल, माए बाप। हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थरथर कांपता हुआ खड़ा हुआ। तुम मुकदमा में गवाही क्यों नहीं दिया? माए बाप। माए बाप का बच्चा। सिपाही चाबुक देगा। शपाक 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 कोड़े बरसने लगते। सिंह, तुम चेटरी आए, राजपट आए, तुम हमारा तहसीलदार से नहीं जीत सकेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा, बदमाश। और इसके बाद साल भर तक इलाके में अमन चैन का राज। तहसीलदार साहब के डर से लोग थरथर कांपते रहते थे। लेकिन अब जमाना बदला ही नहीं है, साफ उलट गया है। सिंह जी ने बहुत कोशिश पैरवी करके हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी है। मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपये की सलामी दी गई है। सुना है बही बस्ता लेते समय ही छींक पड़ गई है। अब नए तहसीलदार की तहसीलदारी कैसी चलती है देखना है। राजपूत टोली का बच्चा बच्चा खुश है। शिवशक्कर सिंह सबों से कहते हैं, हरगौरी एक क्लास और पढ़ लेता तो मैनेजरी धरी थी। काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं। जिस तरह ये तहसीलदारी कायस्तों के हाथ से राजपूतों के हाथ में आई है, उसी तरह सारे आर्यावर्त के राजकाज का भार हिंदुओं के हाथ में आएगा, और उस दिन आर्यावर्त के कोने कोने में हिंदू राज की पताका लहराएगी। जोतकी जी सलाह देते हैं, बिना लक्ष्मी की पूजा किए बही बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है, कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि। बालदेव जी को बार बार अपने सपने की बात याद आती है। विशाल सभा, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को। कामरेड कालीचरण और बासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो ये नया तहसीलदार सांपनाथ है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जालिम जमींदार के कठपुतले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी साहब ने कहा है, लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। बावनदास के लिए ये गांव नया है, गांव के लोग नए हैं। वो अभी चुप है, न जाने क्यों उसका जी नहीं लगता है। चरखा सेंटर में सिर्फ चरखा करघा ही नहीं, बूढ़े लोगों को रात में पढ़ाया भी जाता है। औरतों और बच्चों को मास्टरनी जी पढ़ाती हैं और बूढ़ों को मास्टर जी। बूढ़ा विरंची दास 10 दिनों से का खा गा घा पढ़ रहा है, लेकिन का के बदले गा से ही ककहरा शुरू करता है। गा खा का खा। मास्टर जी हैरान हैं, क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता? अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 26 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।